शो में हमारे साथ बात करेंगे एचपीसीएल के मैनेजमेंट के साथ। सितंबर तिमाही के नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। नतीजे एक्चुअली मिले जुले रहे। कंपनी की आय करीब 15% और मुनाफा 7% तक बढ़े हैं। नतीजों में क्या थे ट्रिगर्स, आगे क्या है कंपनी के ग्रोथ आउटलुक, बताने के लिए चलते हैं सीधे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचपीसीएल मिस्टर MK सुराना हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सुराना साहब, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको दिवाली की बहुत गुड शुभकामनाएं। आफ्टरनून। जी सर, सबसे पहले आपको नंबर्स भी पर। और आपके सभी श्रोताओं को भी। जी सर। आपको और नंबर्स। आपके सभी श्रोताओं को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया इसका। पहले तो क्वार्टर के नंबर्स पर बात कर लेते हैं सर। कैसे समराइज करेंगे इस बार नंबर्स जो आए हैं, और डिमांड जो डीजल की है क्या वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुकी है? देखिए, पहले मैं यदि हमारे तिमाही नतीजों की बात करूं तो इस तिमाही में सेकंड क्वार्टर में 1924 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जो फर्स्ट क्वार्टर जो था उसके मुकाबले 7.2% ज्यादा है, क्योंकि उसमें 1795 का मुनाफा हुआ था। ओवरऑल रिफाइनरी जीआरएम थोड़े जितनी एक्सपेक्टेशन थे उससे थोड़े कम लोगों को लगे होंगे। $2.44 पर बैरल का जीआरएम रहा Q2 का, और हाफ ईयरली ये देखें तो $2.87 रहा। इसका कम होने का एक रिजल्ट ये था क्योंकि हमारे मुंबई रिफाइनरी में एक शटडाउन था, जो हमने मुंबई रिफाइनरी एक्सपेंशन के लिए लिया था, और अब वो शटडाउन कंप्लीट हुआ। लेकिन शटडाउन के टाइम पर जो फ्यूल एंड लॉस रहता है स्टार्टअप, शटडाउन, स्टेबलाइजेशन वगैरह में, और चूंकि क्रूड प्राइसेस भी ज़्यादा थी तो उसका इम्पैक्ट रहता है, जो प्रोडक्ट्स क्रैक्स थोड़े इम्प्रूव होने के बावजूद भी जीआरएम में नज़र नहीं आया दूसरों के कंपैरिजन में। तो उस तरीके से शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि जीआरएम कम है या प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम है। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल ये एचपीसीएल का सेकंड हाईएस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट था आउट ऑफ द पोस्ट डी कंट्रोल एरा में। तो उस हिसाब से नतीजे ठीक है। जो हमने रिफाइनरी में शटडाउन लिया जिसके कारण थोड़ा थ्रूपुट कम रहा या जीआरएम कम रहे, लेकिन वो फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जब भी आप इस तरीके के प्रोजेक्ट करेंगे तो उसको कमीशन करने के लिए, हुकअप करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए आपको ये शटडाउन लेने ही होंगे। एक अच्छी बात यह रही कि ये शटडाउन हमने तब लिया जबकि डिमांड भी थोड़ी कम थी और क्रैक्स भी थोड़े कम थे। एक थोड़ा चूंकि सेकंड वे ऑफ कोरोना थोड़ी एग्रेसिव थी और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पे भी थोड़े प्रतिबंध थे, उसके कारण थोड़ा सा स्पिल और हुआ टाइम में। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट हो गया। इसमें 6 यूनिट को रिवैम्प किया गया, 2 नई जी। यूनिट डाली गई। ओके। तो वो अब कंप्लीट हो गया, यूनिट चालू हो गई है, और अभी कमीशन होके स्टेबलाइजेशन भी लगभग बाकी यूनिट का हो गया, लास्ट यूनिट्स का भी स्टेबलाइजेशन चल रहा है। इससे 2 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी मुंबई रिफाइनरी की बढ़ेगी और एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ओके, श्योर सर। डेफिनेटली आपने एक समराइज किया किस तरह से नंबर्स हैं और क्या हाइलाइट्स है। बट सर, मैं ये जानना चाहूँगी, क्या हाई फ्यूल प्राइसेस वाकई डिमांड को इम्पैक्ट कर रहे हैं इस वक्त? क्या ऑन ग्राउंड आप वाकई देख रहे हैं? क्योंकि प्राइसेस ऑब्वियसली आर टचिंग द रूफ, तो किस तरीके का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ऑन द बिजनेस? देखिए, अभी करंटली तो प्राइसेस ज़्यादा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है, $80 से $85 के बीच में, कभी कभी 85 के ऊपर भी गई थी। क्रैक्स भी बढ़े हैं, एक्सचेंज रेट भी ज़्यादा था। तो इस सब का मिला जुला जो इफेक्ट है वो हमें कम प्राइसेस में भी देखने को मिल रहा है। अभी जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, डिमांड आ रही है। प्राइस ज़्यादा होने का एक रीज़न ही यह है कि डिमांड ज़्यादा तेजी से पिकअप हो रही है और सप्लाई उतनी तेजी से नहीं आ रही है, क्योंकि जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ वॉलंटरी कट्स उस पर डाले हुए हैं। ज़्यादा प्राइस होने के कारण जो पेट्रोल की डिमांड है वो तो करीब 7-8% प्री पेंडेमिक टाइप से भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोग अपने पर्सनल व्हीकल में सफ़र कर रहे हैं। लीजर ट्रेवल थोड़ी कम है, लेकिन जो इसेंशियल ट्रेवल है वो तो सब हो रही है। तो टू दैट एक्सटेंट डिमांड में उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि यदि बहुत ज़्यादा प्राइजेज ज़्यादा समय तक रहे तो जो एक पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी है उसमें थोड़ी डैम्पनिंग इफेक्ट आ सकती है, क्योंकि यह कि इनर्शिया रहेगा और उसके कारण थोड़ी स्लगिशनेस हो सकती है, उसके कारण कुछ डीजल की डिमांड पे इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वार्टर में थोड़ी प्राइसेस ज़्यादा रहने का चांस है, लेकिन अगले क्वार्टर से इसमें थोड़ा मॉडरेशन आना चाहिए।
और क्योंकि इतनी ज़्यादा प्राइसेस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी नहीं है, उससे दोनों प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को ही नुकसान होगा। और ओके, डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ की डिमांड सबसे ज़्यादा आ रही है, ओके, वहाँ पर इसका ज़्यादा इफेक्ट। ओके, श्योर। तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा-सा मॉडरेशन यहाँ पर हम देखेंगे, इतने हाई लेवल जो प्राइसेज़ अभी हैं, वो थोड़े से सबसाइड होंगे और डिमांड यहाँ से थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। इम्पैक्ट डेफिनिटली ऑन शॉर्ट टर्म दिख रहा है। मार्जिन्स पर सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से मार्जिन्स हमने देखे हैं, दे आर डाउन टू अबाउट 3.6% वर्सेस 4.4% ऑन द सेम पीरियड लास्ट ईयर, अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें। क्या वजह थी सर डिक्लाइन इन मार्जिन्स की, और अब आउटलुक क्या है मार्जिन्स पर? नहीं, ये जो मार्जिन जो है, ये मैंने जैसा बताया है कि रिफाइनरी साइड पे क्योंकि थ्रूपुट कम था और तो जीआरएम भी थोड़े कम थे फ्यूल एंड लॉस के कारण, और फिक्स कॉस्ट जो रहती है वो कम थ्रूपुट पे लोड होने के कारण। तो लेकिन आगे चल के ये एडिशनल कैपेसिटी का हमें एडवांटेज मिलेगा, और यूनिट क्योंकि अभी स्टेबलाइज हो रही है, और एंड ऑफ द ईयर में वाइजेक रिफाइनरी का एक्सपांशन की भी यूनिट कमिश्निंग चालू हो जाएगी। तो मुझे लगता है आगे इस सब का फायदा, यदि क्रैक्स वगैरह इसी तरह इम्प्रूव रहे तो कंपनी को उससे फायदा होगा। सर क्या थे जीआरएम्स इस बार, और क्या इन्वेंट्री गेन था इस बार? देखिए, इन्वेंट्री गेंस का पिछले एक दो क्वार्टर से हम लोग इसके डिटेल इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि उससे काफी कंफ्यूजन सा क्रिएट होता था। लेकिन हाँ, जो कि प्राइसेस बढ़ी है उससे इन्वेंट्री गेन जरूर है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इन्वेंट्री गेन्स है। ओके सर, देखिए ऑब्वियसली फोकस है अब इलेक्ट्रिक्स की तरफ, और अभी आपने देखा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग जस्ट एज वी स्पीक अभी थोड़ी देर पहले ही अनाउंसमेंट उन्होंने की। तो क्लियरली ये स्पेस बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है, बहुत कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आपके भी प्लान्स हैं सर, तो आपकी तरफ से हम 20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन के अनाउंसमेंट, आई मीन व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्लान इस स्पेस में, क्योंकि सरकार की भी यहाँ पर फोकस उसी एरिया में। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने COP26 में 2070 तक टारगेट लिया है कि इंडिया विल रीच नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस। तो उससे ऑयल डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्या रोल होगा, और आपका उसमें क्या पार्टिसिपेशन होगा? देखिए, मैं तो हमारे एजीएम में भी मतलब करीब 2 महीने पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग 5,000 ईवी स्टेशन लगाने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी दूसरी साथी कंपनी भी इस डायरेक्शन में आगे अभी कुछ अनाउंसमेंट आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है देश के लिए कि एक इकोसिस्टम डेवलप हो रही है। एचपीसीएल ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। अभी हमारे 322 स्टेशन है जिन पे चार्जिंग फैसिलिटी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। हमारे दूसरी कंपनीज के साथ, कुछ स्टार्टअप के साथ भी करार है जिसके साथ मिलकर हम आगे काम कर रहे हैं, ताकि देश में इकोसिस्टम डेवलप हो ईवी चार्जिंग की, और यदि कंज्यूमर चाहे तो उसको वो ऑप्शन रहे कि वो ईवी व्हीकल्स यूज कर सके। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में देश के लिए भी अच्छा है कि एक तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, दूसरा जो बढ़ती एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए हमें जितने भी हमारे संसाधन है सभी का उपयोग करना है। तो नियर फ्यूचर में या कुछ दशकों तक ऑयल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है, लेकिन फिर भी जो डिमांड जितनी बढ़ रही है एनर्जी की उसको पूरा करने के लिए हमें सभी दूसरे एनर्जी सोर्सेज को भी यूज करना पड़ेगा, और उसमें ईवी भी एक अपना योगदान दे सकता है। उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के नए मॉडल निकाल रहे हैं। हम लोग जो ऑयल कंपनीज हैं वो भी कोशिश कर रही है कि ईवी चार्जिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इसके आगे कंज्यूमर प्रेफरेंस, लोगों की कन्वीनियंस और इकोनॉमिक्स पर डिपेंड करेगा। सरकार भी इस दिशा में कुछ इंसेंटिव्स वगैरह देकर कोशिश कर रही है कि लोगों को इसके बारे में मोटिवेट किया जाए। और जब एक इकोनॉमिक ऑफ स्केल बनती है तो उसके बाद इकोनॉमिक्स और कन्वीनियंस विल ड्राइव द होल नरेशन। ये श्योर, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अभी ऑफ कोर्स ऑयल का डिमांड इमीडिएटली तो कहीं नहीं जा रहा है, वो इंटैक्ट रहेगा, बट साथ साथ में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ते हुए देखेंगे। मेरा एक छोटा सा ये सवाल है कि आपका जो रोल होगा, अपार्ट फ्रॉम जस्ट सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग स्टेशंस के अलावा, क्या बैटरी मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्वैपिंग कहीं उसमें रोल प्ले करेंगे, क्योंकि कुछ आपके ही कंपेटिटर्स उस स्पेस में भी देख रहे हैं कैसे पार्टिसिपेट किया जाए। तो एचपीसीएल का ईवी में क्या रोल सीमित होगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही, या उसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, और कितना कैपेक्स लाइनअप किया है आपने उसके लिए? नहीं, देखिए, वी आर ए बिजनेस एंटिटी, तो जिस भी
आइटम में कंपनी को ये लगता है कि देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। अभी भी हमारे यहाँ हमारे जो 322 है उसमें से कुछ चार्जिंग स्टेशन है, कुछ स्वैपिंग स्टेशन है, हमारे कुछ स्टार्टअप में भी हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट है जो एक एक नए तरीके का मतलब जो मॉडल डेवलप कर रहे हैं। सो हमारे R&D सेंटर इस पे काम कर रहे हैं, बैटरीज पे, स्टोरेज पे, हाइड्रोजन पे। सो HPCL वो सभी अपॉर्चुनिटीज जो इस न्यू एनर्जी या ग्रीन एनर्जी में आ सकती है, हम उसको लेवरेज करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस पे HPCL काम भी कर रही है। सर अमाउंट कितना आपने earmark किया है फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन दिस स्पेस, द न्यू एज और द न्यू एनर्जी स्पेस? सी न्यू एनर्जी स्पेस में 3 चीजें अभी मेन आ रही है। एक है बायोफ्यूल्स, जिसमें हम 2G और 1G प्लांट्स लगा रहे हैं। उसमें हमारी जो 2G इथेनॉल रिफाइनरी भटिंडा की वो करीब 1400 करोड़ की है, और एक हम 1G इथेनॉल प्लांट बदायूं में लगा रहे हैं, यूपी में। और इसके अलावा तो ये हमारे कैपेक्स पे है। हमारी ऑलरेडी 2 इथेनॉल प्रोड्यूसिंग मिल है, उसमें हम थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो पहले शुगर बेस्ड थी, अभी उसमें ग्रेन बेस्ड भी आने का चांस है। और इसके अलावा CPG में हम लोगों ने काफ़ी प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स को, जिसका कैपेक्स हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है, लेकिन उनको हमने LOI दिए हैं कि वो अपने खर्चे से प्लांट लगाए और हम उनको ऑफटेक गारंटी देंगे। इसके अलावा EV चार्जिंग में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसमें दोनों मॉडल है, एक कैपेक्स मॉडल भी है, एक ऑपेक्स मॉडल भी है। ऑपेक्स मॉडल में जो हमारी साथी कंपनियां है वो इन्वेस्ट कर रही है, और जो कैपेक्स मॉडल है उसमें कुछ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके सो इसके अलावा जो गैस बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि LNG बिजनेस में भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। CGD में हम लोग 20 एरिया में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इस पूरी स्पेस में करीब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा रहेगा। ओके 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी 3 डिफरेंट एरियाज जो आपने बताया जहाँ इन्वेस्ट करेंगे। सर जाने से पहले एक वेरी वेरी क्विकली मैं जानना चाहूँगी बामर रिफाइनरी, क्योंकि वहाँ से एक्सपेक्टेशन थी वो काम शुरू हो जाएगा FY24 में, बट राजस्थान गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पर एक एडिशनल अप्रूवल दे दिया है 150 करोड़ रुपीज़ का इस प्रोजेक्ट में। तो क्या ये जल्दी प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है और आपको इसके लिए और फंड्स की ज़रूरत है सर? नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल से इस पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। एक्चुअली राजस्थान गवर्नमेंट और HPCL की इस रिफाइनरी में भागीदारी है, जिसमें HPCL की 74% भागीदारी है, राजस्थान गवर्नमेंट की 26% भागीदारी है। और इसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका एक डेट इक्विटी का रेशियो है, और वो इक्विटी और डेट दोनों कंपनियां, डेट तो बैंक से लेते हैं और इक्विटी दोनों कंपनियां अपने अपनी इक्विटी की प्रोपोर्शन में देती है। सो ये जो अभी जो राजस्थान गवर्नमेंट, सो पीरियडिकली जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, वैसे वैसे जो जॉइंट वेंचर कंपनी है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, उसको उसमें हम लोग फंडिंग करते रहते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट से ये जो लेटेस्ट जो है वो उस टोटल फंडिंग का ही पार्ट है, और उसकी जो एक जो मतलब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है उसकी किट्स रहती है, उसमें 26% राजस्थान गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और 74% HPCL कंट्रीब्यूट करती है। तो उसमें HPCL ने भी अपना योगदान दिया, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अपना योगदान दिया है, और रिफाइनरी काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें अभी अभी वहां पर मेन क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का कॉलम और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का कॉलम अभी पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी इरेक्ट हुआ है। काफी जोरों से काम चल रहा है वहां पर। ऑल राइट काम ज़ोरों से चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस सुराना हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कंपनी के प्लान्स, आगे किस तरीके का आउटलुक दिख रहा है, क्या है डिमांड। धन्यवाद आपका और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर दिवाली की आपको, आपके सारे बहुत बहुत धन्यवाद। परिवारजनों को।